विकासशील इंसान पार्टी के प्रवक्ता नीलाभ शाही हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से ही करते हैं। श्याम सुंदर जी, शुरुआत आपसे। जीतन राम मांझी आखिर औकात दिखाने तक की नौबत क्यों आ गई? ऐसा क्या हुआ? मान लेते हैं कि चलिए हो सकता है सीटें नहीं मिली, नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन नाराजगी धीरे धीरे जाकर ज्वालामुखी बनती है। पहले तो नॉर्मल होती है, लेकिन आज जो शब्द थे वो नाराजगी की इंतहा है, जिसमें धोखा जैसा शब्द बोला गया, औकात दिखाने जैसी बात कही गई। ये तो ज्वालामुखी है। इसका मतलब है काफी दिनों से नाराजगी बहुत ज्यादा है। देखिए कात्यायन साहब, ऐसा कुछ नहीं है। जिस संदर्भ में हमारे संरक्षक महोदय ने बात कही, उसका संदर्भ पलट दिया गया और शब्दों का खेल खेलना विपक्ष भी जानता है, कुछ चस्का आप लोग भी लगा देते हैं। एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए में पांचों दलों का करार है और उसका नजारा आप देख रहे होंगे कि हर जिले में एनडीए के बैनर तले जो कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे सारे जिलों में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पांचों दलों के मिलकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का चेहरा भी माना है और हम उनके नेतृत्व में बिहार जो विकास के रथ पे सवार है, हमने यह तय कर रखा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकास के उस रास्ते से हटकेगा नहीं, कहीं हटकेगा नहीं। बाकी जो राजनीतिक विमर्श होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, सारे दलों के कार्यकर्ताओं की अपनी डिमांड होती है, उनका अपना पक्ष होता है, अपना एक नजरिया होता है। और उस संदर्भ में जो पार्टी को चलाने वाले जो हमारे नेता हैं या संरक्षक हैं, वो उस संदर्भ में अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए, पब्लिक में कुछ अपनी बात को रखने के लिए। और देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है अपनी स्थिति को मजबूत करने का, अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने का और अपने समर्थक वर्गों को एक श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी, साझेदारी है। पहले तो श्याम सुंदर जी, पहले तो ये स्पष्ट हो जाए कि ये जो आप कह रहे हैं कि संदर्भ जीतन राम मांझी को यहां गलत तो कोई ठहरा ही नहीं रहा है ना। हम कहां कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने गलत बयान दिया। हमने कहा कि एनडीए के अंदर शायद उनको सीट नहीं मिली, इसकी पीड़ा है। तो ये तो सवाल एनडीए पर उठ रहा है। हम तो कहीं नहीं रहे कि जीतन राम मांझी ने बोलकर गलत किया। जीतन राम मांझी खुद कह रहे हैं कि परिवार में अगर नाराजगी होगी तो हम बात रखेंगे ही। लेकिन आपने जिस संदर्भ का कहा कि संदर्भ कुछ और था, उसको पलट दिया गया, तो मैं जानना चाहूंगा कि असली संदर्भ उसका आप बताएं। 4 रोटी की भूख है और हमें 1 रोटी भी न दी जाए तो इसे धोखा कहा जाएगा। अब इसका क्या संदर्भ दूसरा निकलेगा, जरा बताइए, समझाइए हमें। नहीं, ये सब पुराने बयान को वायरल किया गया है। वो उस रूप में नहीं गया। मैं भी उस सभा में मौजूद था और लगातार हमारे पार्टी का विधानसभा सम्मेलन चल रहा है। वहां जिस संदर्भ में बातें हो रही थी, जो कार्यकर्ताओं की मांग थी, उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि हाँ हम 40 नहीं 20 लेंगे। 20 क्या, हम 40 भी ले सकते हैं। आप मजबूत रहिए, आप मेहनत मशक्कत करिए। हमको जो आपकी उम्मीदें हैं, जनता की और कार्यकर्ताओं की उम्मीदें थे, उसमें किसी ने कहा कि हमको दिल्ली में टिकट नहीं मिला या हम झारखंड में चुनाव नहीं लड़े। उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि दिल्ली में और झारखंड में हमसे चूक हो गई। आप मजबूती से कदम आगे बढ़ाइए और मजबूती से अपनी बात को जनता के बीच में रखिए। और हम इतने मजबूत जरूर हैं कि हम बिहार में क्योंकि श्याम सुंदर जी रहेंगे। श्याम सुंदर जी, ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं ना, मैंने अभी इसीलिए जिक्र भी किया कि चिराग नहीं, अगर आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं को ही बूस्ट अप करने के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए, उनको उत्साह और ऊर्जा से भरने के लिए आपने ये सारी चीजें कही तो ठीक। तो अभी आप व्यक्तिगत तौर पर बता दीजिए, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, कि दिल्ली और झारखंड में सीट नहीं मिलने से कोई दुखी वाली बात नहीं ना है, कोई दुख नहीं है ना पार्टी को, वो सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए था, यानी कोई पीड़ा नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। हाँ। कोई नाराजगी नहीं है। अगर हमारी नाराजगी होती है तो हमारे नेता गुपचुप बोलने वाले नहीं हैं। नहीं, गुपचुप नहीं, मैं कह रहा हूं कि यानी आप मानते हैं अगर कोई नाराजगी होगी, आप मानते हैं कि सीट शेयरिंग जो हुआ वो सही हुआ, उसमें आपकी सीट नहीं बनती थी, आप मानते हैं ना? देखिए, वो जो बात कहनी है, हम अपने एनडीए के प्लेटफॉर्म पे अपने एक उसका जो जगह होता है वहां पे अपनी बात हम अभी श्याम सुंदर जी, अभी आप कह रहे थे कि हमने तो सिर्फ कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए बोल दिया था। नहीं, मैंने दूसरी बात कही।
कार्यकर्ताओं का जो डिमांड था, हाँ। कार्यकर्ताओं की जो डिमांड थी उस पर अपनी बात कही। अरे भाई, तो आपका ये हमारी सवाल बनेगा ना, नाराजगी, आपका ये सवाल, आपका क्या ये आपका सवाल नहीं है कि NDA चिराग पासवान की पार्टी को वहां भी डिमांड करने पर एक सीट मिल गई, दिल्ली में भी मिल गया, लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमें क्यों नहीं? देखिए, हम भाई किसी जीतन से- नहीं तुलना नहीं, लेकिन देखिए, जीतन राम हम मांझी अगर कह रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि औकात देख कर दिया गया, इसका मतलब है हमारी औकात नहीं थी। ये शब्द यही है ना उनके। देखिए, हम किसी से तुलना में नहीं जाएंगे कात्यायन साहब, सारे भाई हैं। एनडीए के जो हम पांचों घटक दल हैं, हम भाई की तरह काम करते हैं और एक मुट्ठी बन करके काम करते हैं। इसलिए हमारा आपस में कोई, कृपया करके हमारा आपस में कोई कंपटीशन की बात ना की जाए। कंपटीशन हमारा है जो जंगल राज वाले हैं, कंपटीशन हमारा है जो बिहार को ठगने के लिए नई नई योजनाओं की बात करते हैं, जो लोगों को प्रलोभन देते हैं। ठीक है, अब ये औकात आप किसको दिखा रहे थे? अब इसमें विरोधी कहां आ गए मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये कुछ अलग ही संदर्भ आपने बता दिया। एजाज जी बताइए जरा, सवाल उनसे पूछिए ना। ये औकात किसको दिखाई जा रही थी? ये तो कह रहे हैं कि जंगल राज वालों को हम बता रहे थे। भाई औकात दिखा रहे थे आप कह रहे थे कि हमारे साथ धोखा हो गया। देखिए कात्यायन जी, सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी आकर के क्या बोले हैं इनके घर जाकर। ठीक है, एक मिनट श्याम सुंदर जी, हाँ जी बताइए, एजाज जी बोलिए। देखिए कात्यायन जी, सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए जो लोग अभिभूत हैं और सत्ता किसी तरह से मिले, समाज को अपमानित होना पड़े तो होना पड़े, लेकिन हमारी सत्ता बनी रहे, हमारी परिवार की सत्ता बनी रहे, उसके लिए किसी हद तक समझौता करने वाले और कहीं ना कहीं समझौतावादी राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के राजनीति पर परवान चढ़ाने वाले अगर इस तरह की बातें करते हैं तो हास्यास्पद लगता है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पिता कुछ बोलते हैं, पुत्र कुछ बोलते हैं, दोनों में जब मैतक नहीं है तो इसी से समझा जा सकता है कि सत्ता और स्वार्थ कितना चढ़ करके इनके सर बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो दलित है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, उसके नेतृत्व को कभी भी उभरने नहीं देना चाहती है। और जो भी शोषितों वंचितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं, उसके नेतृत्व को अगर वो सामने खड़े होकर के चैलेंज करते हैं तो उनको अपनी एजेंसियों के माध्यम से कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करते हैं, और नहीं तो सत्ता का मलाई दे करके ऐसे लोगों को मुंह बंद करवाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा चिराग पासवान जी, लेकिन बीजेपी तो ये कहेगी ना कि भाई दलित को अगर हम इग्नोर करना होता तो चिराग पासवान है, उनको भी केंद्र में मंत्री बनाया है, जीतन राम मांझी के एक सांसद हैं, उनको भी मंत्री बनाया है। वो भी सुन लीजिए ना, मंत्री इन लोग अपने सत्ता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बने हुए हैं। इन लोगों को समाज से मतलब नहीं है और समाज के प्रति, समाज को अपमानित करवाते रहेंगे, लेकिन समाज के प्रति इन लोगों का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। ये स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि चिराग पासवान जी का आपने जिस संदर्भों की चर्चा की, आपने देखा होगा 12 जनपद खाली करवाने के समय किस तरह से अपमानित किया गया, चिराग पासवान के सारे सामानों को घर से बाहर फेंकवा दिया गया। इतना ही नहीं, वहां पर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो प्रतिमा था उसको क्षतिग्रस्त करके दिल्ली पुलिस ने बूटों से रौंदने का काम किया। और जो रामविलास पासवान जी बिहार में दलितों के सर्वमान्य नेता थे, उनके तैल चित्र को किस तरह से फेंकने का काम किया गया, किस तरह से अपमानित करने का काम किया गया। और जब दिल्ली की सड़कों पर चिराग पासवान आंखों में आंसू लेकर के कोस रहे थे केंद्र सरकार को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, तो उस समय तेजस्वी जी उनके साथ खड़े हुए और कहा कि आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा, मैं कभी भी दलित समाज को अपमानित नहीं होने दूंगा। और दलित समाज के जो बड़े नेता रामविलास पासवान जी रहे हैं, उनके अपमान को हम लोग किसी भी स्थिति और परिस्थिति में। तो आप मानते हैं कि जीतन राम मांझी के साथ जीतन राम मांझी का अपमान हो रहा है? आपको लगता है कि जीतन राम मांझी का अपमान हो रहा है एनडीए में? अरे ये तो जीतन राम मांझी जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया, हमको कहने की आवश्यकता कहाँ है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमको औकात दिखाया। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे सत्तालोभी लोगों को हमेशा औकात दिखाती रहेगी। ठीक है नीरज जी इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने मौका दे दिया है विरोधियों को। मैं बता दूं सबसे पहले कि हम लोग का जो गठबंधन है एनडीए का, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल।
हम लोग का जो गठबंधन एनडीए का गठबंधन है, यह कोई चारा हवाला का साझेदार हम लोग नहीं है सर। हम लोग बिहार के विकास के साझेदार हैं, हम लोग बिहार के वैभव के साझेदार हैं, और यहाँ पांचों दल पांडव की भांति एक साथ मिलकर हम लोग चल पड़े हैं, चल रहे हैं, और लात टपकाने की यहाँ किसी को गुंजाइश नहीं है। ये राजद कांग्रेस के लोग बेकार में लात टपका रहे हैं, कोई लाभ नहीं होने वो वाला। है ही नहीं बीच में ना। नीरज जी वो कहाँ है? आप उनको क्या कोसेंगे? वो बीच में तो है ही नहीं। ये तो आपके गठबंधन के बीच की बात है। बिल्कुल संदेह से परे है। वह जहानाबाद में अपने कार्यकर्ताओं के बीच संवाद कर रहे थे, वहां कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई ये सीट भी हमको चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपको दम दिखाना होगा, पहले दम दिखाइएगा तब तो हम कुछ बोल पाएंगे, तो अपना दम दिखाइए। इस बात को इन लोगों ने अलग तरह से परिप्रेक्ष्य पेश किया, और आप भी सवाल पूछ नहीं, अलग परिप्रेक्ष्य में देखिए ये लाइन मुझे नीरज जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज जी जीतन राम मांझी को गलत तो कोई कह ही नहीं रहा है, लेकिन ये जो आप लोग लास्ट में बोलते हैं ना कि इसको गलत परिप्रेक्ष्य में दिखाया गया या तोड़ मरोड़ कर, ये गलत है भाई। सच्चाई जो है बयान पूरा ही दिखाया जा रहा है ना, उसका खंडन तो कोई कर नहीं सकता कि बयान नहीं दिया गया है। बयान वही दिया गया है जो हम दिखा रहे हैं। 2 रोटी वाला बयान है। हाँ, वह बयान पहले का है। तो क्या है वो बयान? अच्छा, उस बयान में है क्या? नहीं, वो बयान क्या है? वो बयान 10 दिन पुराना है कि 4 दिन पुराना है कि 1 दिन पुराना है? बयान तो सही है ना, बयान गलत तो है नहीं। टपकाने से कोई लाभ नहीं, बयान तो सही है ना। नीरज जी बयान को गलत तो आप कह नहीं सकते। क्या बीजेपी खंडन कर सकती है कि जीतन राम मांझी ने यह बयान दिया ही नहीं है? बिल्कुल संदेह से परे है, बिल्कुल संदेह से परे है। नहीं, गजब बात है। तो आप ये खंडन कर सकते हैं क्या कि बयान नहीं दिया गया है? जीतन राम मांझी जी ने कहा है, और इसका कारण है, इसका कारण यह है कि आपने चिराग पासवान को दोनों जगह पर सीटें दी, जीतन राम मांझी को आपने नजरअंदाज किया। यह सच्चाई है। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किए हैं, ये बगहा से शुरू हुआ है। ये पहले हम लोग प्रवक्ता लोग जाते हैं, उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लोग वहां जाते हैं। 10 तारीख को हम लोग बगहा गए थे, और 15 तारीख को एनडीए का। नीरज जी आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि आपका जो सिस्टम है वन वे हो जाता है। आप सुनेंगे नहीं, उसके बाद आप बोलेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं, और उसके बाद मुझसे पूछेंगे कि आवाज आ रही है। आज आपकी आवाज में दिक्कत है। वो रोज आप यही करते हैं नीरज जी, पूरी तरह से मेरे पास। नीरज जी आप रोज यही करते हैं, कहते हैं कि आपकी आवाज में दिक्कत है। पहले आप पूछते हैं कि आवाज आ रही है, मैं कहता हूं हाँ आ रही है। नहीं आ रही है भाई। नीरज जी का देखिए आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मैं क्रॉस क्वेश्चन आपसे कर ही नहीं पाता नीरज जी। से कंप्लेन कर रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे भी दिक्कत होती है, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता हूं लेकिन आप सुन नहीं पाते। चलिए मैं एक बार दूसरे के पास चलता हूं। नीरज जी का देखिए भाई क्या उसमें प्रॉब्लम है कुछ ईपी में। आप पूछिए। नीलाभ शाही जी, नहीं ठीक है, नीलाभ शाही जी बताइए। ये इस जीतन राम मांझी जी की मैं जो बातें हैं मैं उसको गलत तो मान ही नहीं सकता ना भाई। अगर वो सहयोगी दल हैं, वो गठबंधन में है, तो वो बात उठा रहे हैं। हाँ, अब वो एनडीए पर कितना सवाल उठाएंगे, ये नाराजगी कितनी गंभीर होगी, ये मुझे नहीं पता। ये तो जीतन राम मांझी तय करेंगे कि नाराजगी हकीकत में कितनी है। अभिषेक जी बताइए। मेरी आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताइए। अभिषेक जी सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे हम पार्टी के जो आधिकारिक रूप से प्रवक्ता है हमारे भाई श्याम सुंदर जी, इनकी जो बातें अभी हमने सुनी हैं, और सबसे बड़ी बात कि जिस पार्टी के वो लीडर हैं, नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनके संरक्षक की बात, ये दोनों बातें ही बिल्कुल अलग हैं। जिस पार्टी के संरक्षक स्वयं कह रहे हो कि हमारी अनदेखी की गई है, हमें जो है कम आंका गया हो, उसके बाद भी अगर प्रवक्ता महोदय अगर बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो ये तो सबसे पहले तो बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। दूसरी सबसे अहम बात कि भाजपा की तो ये पुरानी आदत रही है कि वो गोडसे के विचारधारा पर चलने वाले लोग कभी भी अंबेडकरवादी लोगों को बढ़ावा दे ही नहीं सकते हैं। ये तो एक ध्रुव सत्य है, जिसका उदाहरण आपने देखा था कि जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा को 12 जनपद में किस रूप से फेंका गया, किस रूप से पर उनको जो है बदनाम किया गया, चिराग पासवान जी के घर को फेंक दिया गया, निकाल दिया गया। सब पूरा देश देखा इस चीज को। और मांझी जी को आज किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है एनडीए में, ये उसकी वेदना थी जो आपने मांझी जी के शब्दों से सुना है। आपको लग रहा है कि मांझी, अच्छा एक चीज और है नीलाभ जी, आपको लगता है कि मांझी जी कोई इतने कमजोर हैं कि उनको कोई प्रताड़ित करे या दबा दे? ये भी तो हो सकता है कि मांझी जी विधानसभा चुनाव से पहले पूरी अपनी फील्डिंग तैयार कर रहे हैं कि हमें सीट कैसे लेनी है। देखिए अभिषेक जी, ये राजनीति में
आप जो ये चीज देख रहे हैं, आप इसको जो भी प्रेशर पॉलिटिक्स कहिए या जो भी कहिए, लेकिन जो इतिहास जो दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है। आपने देखा ना किस तरीके से आदरणीय हमारे वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी के पूर्व सभी विधायकों को खरीद लिया गया। तो आपने देखा, क्योंकि वो अति पिछड़े के लीडर थे, अति पिछड़ा के नेता थे, अति पिछड़ा के बेटा थे, उभरते हुए बिहार के नेता थे, किस तरीके से उनके साथ किया गया आपने देखा ना। आज वही चीज हम के संरक्षक आदरणीय मांझी जी के साथ धीरे धीरे किया जा रहा है। आपको इसका परिणाम आपको आने वाले विगत दिनों में इस चीज को आप देखेंगे। आपके टीवी के माध्यम से मैं कह के जा रहा हूं, आप देखेंगे उनके साथ किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका आपने झलक देखा है और आप आगे देखेंगे कि किस तरीके से उनके साथ क्या होगा आगे, बताइए। क्या मतलब मांझी जी को महागठबंधन में लाने का इरादा है? देखिए, मांझी जी, आदरणीय मांझी जी महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत ही है, लेकिन जिस तरीके से अब लीजिए, आपने देखा आप स्वागत करने की बात कर रहे हैं, आप स्वागत करने की बात कर रहे हैं। आरजेडी कह रही है कि वैसे लोग जो सत्ता के लोलुप हैं, सत्ता के लालसा में बैठे रहते हैं, मांझी जी को बता रहे हैं, तो स्वागत आप कर रहे हैं। अब किसकी चलेगी, आरजेडी की क्या आपकी? अभिषेक जी सत्ता के लालच में, चाहे सत्ता की किसी चीज में, वो उनका बयान है। हर कोई अपना अपना बयान देता है, स्वतंत्र है इस चीज के लिए, लेकिन हम लोग जो है अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नहीं, लेकिन महागठबंधन में नीलाभ जी चलेगी तो आरजेडी की ना भाई। आप स्वागत कर देंगे, आरजेडी कह देगी नहीं हम स्वागत के लिए तैयार ही नहीं है, बात खत्म। देखिए, उसमें तो अभी काफी समय है। पहले तो अभी ये देखा जाए कि आप देखिए ना, गोडसेवादी लोग कैसे अम्बेडकरवादी लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। कोई भी एक उभरता हुआ लीडर। चलिए श्याम सुंदर जी, एक छोटा सा रिएक्शन। मांझी जी को प्रताड़ित किया जा रहा है या मैं फिर, ये सवाल है मेरा। विरोधी आपके कह रहे हैं कि प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2025 की फील्डिंग तैयारी हो रही है, फील्डिंग की, कि कैसे सीटें लेनी है? कात्यायन साहब, थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम, हम प्रॉपरली सुन नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैंने बोला है, मैंने बोल दिया है चेक कराने के लिए। जी, हंसी आ रही है, हंसी आ रही है मुझे कि जिस पार्टी ने ये कहा था कि हमको पीठ में छुरा भोंका गया और सरे मंच से रो करके बाहर जाना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी ने उस पार्टी को 11 सीट दिया। लेकिन जब आपको सीट मिलता है तो आप टिकट बेच देते हैं। टिकट बेच देते हैं तो वही विधायक लोग फिर जब आप इधर उधर अल्टी पलटी कल्टी करने लगिएगा तो वो लोग सिद्धांत के तहत कहीं चले गए, तब इनको दर्द हुआ, तब फिर गए। देखिए, हेलीकॉप्टर पर इनके नेता को लोकसभा चुनाव में घुमाया, लेकिन जब घर में पिताजी की हत्या हो गई तब उनके घर में तेजस्वी यादव नहीं गए। ये महिमा मंडन कर रहे हैं, महिमा मंडन। ये लोग वो लोग हैं जो कटोरा लेकर रोड पर खड़े हैं और दूसरे को न्योता दे रहे हैं कि आओ मेरे यहाँ भोज खाने। भाई, खुद के झोली में तो कुछ है नहीं। रोहिणी आचार्य जी लोकसभा चुनाव के बाद नीलाभ जी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं एनडीए में। नीलाभ जी रिएक्ट क्या करें? नीलाभ जी वहां रहेंगे नहीं। नेता कुछ और, नीलाभ जी को पता ही नहीं है कि उनके नेता क्या कर रहे हैं, किससे मुलाकात कर रहे हैं, उनको नहीं पता होगा। कम आका गया, आप यहाँ भाई कह रहे हैं आपके संरक्षण। भाई, नीलाभ जी को नहीं पता होगा कि मुकेश सहनी जी को न्योता नहीं मिल रहा है लालू जी के यहाँ से, समय नहीं मिल रहा है। ठीक है, नहीं बोलना है। नीलाभ जी मुकेश सहनी जी को लालू जी के यहाँ से न्योता ही नहीं मिल रहा है, समय भी नहीं मिल रहा है। छटपट है कि करें क्या, ये दूसरे की चिंता कर रहे हैं। तो वो आपकी चिंता कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि मांझी जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी प्रताड़ना हो रही है। इन लोगों को दरअसल ये बात नहीं दिखती कि किस तरह से अम्बेडकरवादियों को लालू प्रसाद यादव ने पिछले 40 सालों से ठगने का काम किया। एक भी दलित नेता को, एक भी अम्बेडकर जी के मानने वाले नेता को, ठीक है, ये लोग आगे। ठीक है, चलिए मैं डॉक्टर संजय के पास चलता हूं और अपनी टेक्निकल टीम पीसीआर से कहूंगा एक बार चेक कराइए। सारे गेस्ट कह रहे हैं कि आवाज कम आ रही है वहां पर। डॉक्टर संजय की आवाज दीजिए, डॉक्टर संजय बताइए। डॉक्टर संजय, ये जो बयान है, हो सकता है, मैं दोनों सवाल छोड़ रहा हूं कि एक तो हो सकता है जीतन राम मांझी का कद कोई छोटा नहीं है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनके जो बेटे हैं वो इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री हैं। जीतन राम मांझी ने आखिर ये जो बयान दिया, इसके मायने क्या है? ये वाकई उनको दर्द है, बहुत ज्यादा उन्हें लग रहा है कि दिल्ली और झारखंड में नहीं मिली सीट, या फिर वो बिहार की तैयारी में लगे हैं कि बिहार के लिए पहले से ही सब कुछ गोटी सेट करना है?
नहीं, वो स्पष्ट दर्द है। इस सच्चाई को बताने में और सच्चाई को कहने में क्या दिक्कत है? जो उनकी भाषा है। उन्होंने क्या कहा? पहले उन्होंने कहा कि हम 20 सीट पर चुनाव लड़ेंगे या हमारे हिस्से में 20 सीटें होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, झारखंड में और दिल्ली में हमारी औकात नहीं थी, हमें सीटें नहीं दी गई। जीतन राम मांझी जी ने दिल्ली के बारे में क्या कहा था? दिल्ली के बारे में बड़ी साफ तरीके से कहा था कि अगर गठबंधन में हमें सीट मिलती है तो ठीक, नहीं तो हम पार्टी खुद भी चुनाव वहां लड़ेगी। क्या गठबंधन में इनको सीटें मिली? झारखंड में सीटें मिली, लेकिन इन्हीं के, ठीक है गठबंधन एक जरूर है, लेकिन किनसे प्रतिद्वंदिता है बिल्कुल स्पष्ट है। इसको कोई छायावाद में बताने की जरूरत नहीं है। अब उनको झारखंड में भी सीट मिल गई, उनको दिल्ली में भी और सीट ये सवाल जरूर उठेंगे कि वो भी एक क्षेत्रीय पार्टी है, तो फिर उनको झारखंड में भी क्यों, दिल्ली में भी क्यों? ये सवाल तो बनता भी है। नहीं, मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं भाई। देखिए, अगर जीतन राम मांझी ने पिछली बार 2020 में 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीट जीत गए, पार्लियामेंट में अगर 1 सीट उनको मिला, 1 सीट जीत गए, तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से अगर जीतन राम मांझी जी दावा कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अगर दर्द ही छलक रहा है तो इस दर्द में तो सच्चाई है। उन्होंने उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा कि झारखंड और ये दिल्ली में अगर हमको अंडर एस्टिमेट किया गया, हमारी औकात को कमतर करके आंका गया, तो बिहार में लोग देख लेंगे कि हमारी औकात क्या है। और उन्होंने एनडीए को ही नहीं बल्कि अपने लोगों को भी कहा कि भाई आप लोग ताकत दीजिए, आपकी ताकत, आपके समाज की ताकत दिखनी चाहिए कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी औकात क्या है। राजनीति में राजनीतिक पार्टियों को इस तरह की बात करने का अधिकार है, और अगर इस तरह की बात करने का अधिकार है तो जीतन राम मांझी ने कहा, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा कि हमको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। मैं इसको पॉलिटिकल प्रेशर के रूप में नहीं लेता हूं, मैं उनको और इस पर तो मुझे लगता है कि पता नहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता या फिर उसके बाद से इसका खंडन हो रहा है बयान का, या फिर उस पर लीपापोती, जबकि सच्चाई यही है। मैं भी बार बार कह रहा हूं कि इसमें जीतन राम मांझी को कोई गलत क्यों कहेगा? उनको अधिकार है ये कहने का कि भाई 2 प्रदेशों में हमने मांगा, हमें क्यों नहीं दिया गया। जी बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं कहता हूं कि कोई क्षेत्रीय पार्टी जिसको कि जगह मिलती है झारखंड में भी, उनको जगह मिलती है दिल्ली में भी, और जीतन राम मांझी को जगह नहीं मिलती है। अपने दर्द को उन्होंने बयां किया कि ठीक है, हमारी औकात को नहीं समझा गया, हमें नहीं दिया गया। मैं इसको महसूस करता हूं कि वहां हमारी ताकत नहीं थी, लेकिन जहां मेरी ताकत है वहां तो हम अपनी ताकत दिखाएंगे। और मैं मानता हूं कि इसको पॉजिटिव रूप में लेने की जरूरत है। अगर किसी क्षेत्रीय पार्टी की ही ताकत है तो आप उनको कमतर करके क्यों आकिएगा? स्ट्राइक रेट के हिसाब से तो मैं बता रहा हूं, चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट मिली लोकसभा में, 5 जीत गए। जीतन राम मांझी जी को 1 मिली, 1 जीत गए। क्या जीतन राम मांझी जी की पार्टी को 5 सीटें मिलती तो क्या ये स्ट्राइक रेट इनका 5 का होता या ना होता, ये तो अलग बात है। लेकिन क्या उनके हिस्से में 5 सीटें आई? विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, मैं तो बता रहा हूं कि 125 और 110 यही ना एनडीए और इंडिया गठबंधन का समीकरण था। बिल्कुल। अगर जीतन राम मांझी को थोड़ी सीटें अधिक मिल जाती तो तस्वीर बिहार की कुछ और होती, या ये पाला बदल लेते। जो आज कह रहे हैं विपक्ष हमदर्दी दिखा रहे हैं, अगर जीतन राम मांझी उस समय पाला बदल लेते तो बिहार की राजनीतिक तस्वीर कुछ अलग होती। मैं मानता हूं कि उनका दर्द है, उनकी पीड़ा है, और उस पीड़े को बिहार वासियों को भी समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों झारखंड में और दिल्ली में उनको अंडर एस्टिमेट किया गया। बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात आखिर में भी जो जोड़ी एक, कि अगर जीतन राम मांझी चाहते तो पाला बदल सकते थे और एनडीए की सरकार को गड़बड़ कर सकते थे, क्योंकि 2020 का परिणाम जो है वो सिर्फ बीजेपी और जेडीयू को जोड़कर बहुमत नहीं था, बल्कि उसके बाद वीआईपी के और जीतन राम मांझी के विधायकों को जोड़कर सरकार बनी थी। मैं एजाज साहब के पास चलता हूं। एजाज जी बताइए, ये जीतन राम मांझी जी चाहते तो पाला बदल सकते थे, तो मुझे लगता है कि एक सहयोगी के नाते, एनडीए के सहयोगी के नाते, ये जरूर बीजेपी को समझना पड़ेगा कि जीतन राम मांझी ने उस वक्त साथ दिया जब सरकार बनाना मुश्किल था बिहार में 2020 में एनडीए का। देखिए कात्यायन जी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का नियति रहा है, इस्तेमाल करो और कहीं ना कहीं साधने के बाद उनको फेंक दो। और इस तरह की राजनीति आपने देखा होगा 2020 के ही चुनाव में। भाई आप कर रहे हैं, कांग्रेस
धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। नीरज जी एक मिनट जी एजाज अभी आपका 2020 के चुनाव में इन्होंने किस तरह से अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिच किया, एक हनुमान को खड़ा कर दिया और उस हनुमान ने बखूबी पूरी भूमिका तैयार की और नीतीश जी के लंका में आग लगा दिया। आज भी नीतीश जी को रह करके वो टीस मारता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ डिच किया, उनकी राजनीति को कहां पहुंचा दिया। और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने लाइफ पार्टनर के साथ ऐसा व्यवहार करती रही है और करती रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि सत्ता और स्वार्थ वाले लोगों का यही हश्र करना चाहिए और ये उसी तरह का है जो सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करते रहे। 2022 में आप देखिए नीतीश जी की पार्टी को किस तरह से आरसीपी के माध्यम से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने में विलीन करवाना चाह रही थी। वो तो लालू जी और तेजस्वी जी का इन लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि समय रहते समाजवादियों की जो बातें उन्होंने कही, सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि हम लोग समाजवादी है, हम लोगों की विचारधारा एक है, आप हमारे राजनीति के अस्तित्व को बचा लीजिए। और लालू जी ने बड़ा दिल दिखाया, तेजस्वी जी ने बड़ा दिल दिखाया और कहा कि हम लोग एक ही धारा के लोग हैं, लेकिन मैं उस राजनीति को इस राज्य में पनपने नहीं दूंगा जो नफरत की राजनीति है, जो गंगा जमनी तहजीब की राजनीति है, जो भारत की रही है, उसको हम कमजोर नहीं होने देंगे। और तेजस्वी जी ने नफरत के खिलाफ नौकरी और रोजगार की राजनीति एजाज जी आप कहीं और चले गए। एजाज जी कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है उस राजनीति का पोल खुल चुका है। और जीतन राम मांझी ही नहीं, पशुपति पारस जी का भी बयान सुनिए। उन्होंने क्या कहा, हम दलित समाज से आते हैं इसीलिए हमें अपमानित किया जा रहा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी अपने समाज के अपमान को अगर महसूस कर रहे हैं तो फिर क्यों उसके और मैं अभी कह रहा हूं कि विरोधी हो चाहे एनडीए के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, जीतन राम मांझी का अपना एक वजूद है, अपना एक कद है, अपनी एक प्रतिष्ठा है। नीरज जी ये एक्सपर्ट भी मानते हैं कि हाँ, जीतन राम मांझी को शायद ऐसा लगता है कि अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, क्योंकि वो जो पीड़ा जता रहे हैं वो पीड़ा ही है, दर्द है, कोई गुस्सा तो है नहीं, दर्द है और वो जब खुलकर बयां कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन बिल्कुल हर दल को, राजनीतिक दल है, हर दल को अधिकार है अपनी हिस्सेदारी भागीदारी की बात करने की, तो वो करते हैं। लेकिन इस तय मानिए हम लोग मिल बैठे। तो मुझे इसका जवाब दीजिए ना कि एनडीए के आप सबसे बड़े घटक दल हैं, बीजेपी को क्यों लगा कि चिराग पासवान की ताकत दिल्ली में है अपनी सीट जीत लेने की या झारखंड में है अपनी सीट जीत लेने की और मांझी जी की नहीं है? मैं बता दूं, आज हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि झारखंड में इनकी ओर से कोई औपचारिक तरीके से सीट मांगी ही नहीं गई और दिल्ली में विचार हुआ कि अनौपचारिक। पता नहीं आप लोगों का औपचारिक अनौपचारिक क्या होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जीतन राम मांझी का बयान चला चुका हूं, अपने चैनल पर हमारे चल चुका है। अब औपचारिक और अनौपचारिक आप लोग का क्या होता है? अब जो बयान दिया है उन्होंने पीड़ा वाला, ये भी कह देंगे कि औपचारिक नहीं है, गठबंधन में बैठकर मीटिंग में तो दिया नहीं, मीडिया में दिया। अरे भाई, वो जहानाबाद में अपने कार्यकर्ताओं, अरे भाई तो ऐसा ही कार्यकर्ताओं ने कहा झारखंड की सीट भी वो मांगे थे, ऐसे ही मीडिया में उन्होंने झारखंड के लिए भी बोला था और दिल्ली के लिए मांगे थे, नहीं मांगे थे। अरे आपसे नहीं मांगा होगा, मीडिया में जैसे आज बयान दिया वैसे पहले भी दे चुके हैं और बयान चला भी है। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं मांगी गई थी। आप अभी टेलीफोन लगाइए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आप बात करें। फिर वही बात, अरे आपसे नहीं मांगे ना, आपसे औपचारिक, अब औपचारिक और अनौपचारिक में आप फंसे पड़े हैं। आपसे मीटिंग में नहीं मांगा होगा, मीडिया में तो बोला था ना कि झारखंड में भी मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे गठबंधन में। अरे मीडिया में तब कहा गया, सुन मैं अभिषेक जी मैं वही बता रहा हूं, आप मेरी बात को आप आने दीजिए। मीडिया में तब कहा गया जब वो जहानाबाद में कार्यकर्ताओं के बीच में थे, कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा कि भाई ये सीट भी आप लीजिए। तो वही तो मैं भी वही पूछ रहा हूँ नीरज जी, मैं भी आपसे वही पूछ रहा हूँ कि आपको क्यों लगा कि चिराग पासवान को दिया जा सकता है लेकिन जीतन राम मांझी को नहीं? सकारात्मक बातें थी। अरे मुझे बताइए ना, दिल्ली में क्यों नहीं दिया? दिल्ली में आपने सीट क्यों नहीं दी? बताइए ना, चिराग पासवान को आपने दिल्ली में भी दिया, झारखंड में दिया, वहां मांझी जी को क्यों नहीं एक सीट दे सकते थे आप? कारण बताइए ना। इसका निहितार्थ मांझी जी के बयान में ही है। इसका निहित मांझी जी के बयान, उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं से
कि दिल्ली में हम समर्थवान नहीं थे, झारखंड में नहीं थे, नहीं मिला। यहाँ हमको कैसी बात कर रहे हैं होगी। आप कैसी बात कर रहे हैं? अपने सहयोगी दल के बगल में बैठकर आप कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी उन्होंने कहा औकात, तो आप कह रहे हैं समर्थवान नहीं थे। परिवार है, एनडीए एक परिवार है। जब बात कर दिया आपने तो खुलकर बोल दिया नीरज जी, आपने खुलकर बोल दिया कि जीतन राम मांझी ने जो बोला वो सच है कि उनकी हैसियत नहीं थी चुनाव लड़ने की। लक्ष्य ये है, यहाँ लक्ष्य श्याम सुंदर जी जवाब दीजिए। कितनी सीटें पर लड़ता है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। श्याम सुंदर जी जवाब दीजिए। महत्वपूर्ण है कि एनडीए का जीतना। ठीक है नीरज जी, हाँ ठीक है। श्याम सुंदर जी अब तो खुलकर ये कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने खुद बोल दिया कि हम समर्थवान नहीं थे, हम सामर्थ्य नहीं था हमारा कि चुनाव लड़े दिल्ली में। नहीं, एक तो देखिए चैनल पे कुछ बातें हो रही हैं जो अनर्गल हैं। ये कहीं से भी नहीं है कि कोई जीतन राम मांझी जी के बयानों को काट दे। इसकी हिम्मत न किसी पार्टी के अंदर के किसी कार्यकर्ता में है और न बिहार में किसी दल में है। बिल्कुल, चाहे वो विपक्षी दल जितना हल्ला मचा लें, किसी की हैसियत नहीं है कि जीतन राम मांझी के बयानों को काट दे या उनके बातों को कोई दूसरा स्वरूप दे करके उसको हल्के में ले ले। जो हल्के में लेगा वो हल्का हो गया है। उसको पता है कि जीतन राम मांझी को हल्के में लेने का क्या स्थिति होती है कि आज नील बटा सन्नाटा है। खैर हम जो कह रहे हैं ये देखिए, ये निश्चित तौर पर है मांझी साहब ने जो कहा वो कोई विरोध प्रकट करने के लिए या कुछ कहने के लिए नहीं किया। ये सच्चाई है कि जीतन राम मांझी जी अगर झारखंड में हम चुनाव लड़ते तो शायद कुछ और मदद होता एनडीए को। हम दिल्ली में लड़ते तो कुछ और मदद एनडीए को मिलता, वो मदद ही मिलता। और हम जो सीट लड़ने की बात करते हैं, हम एनडीए में रहकर के सीट लड़ने की बात कर रहे थे, कोई आंखें दिखाकर लड़ने की बात नहीं कर रहे। जो लोग भी झारखंड की राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि झारखंड में जो वोट बैंक है वहां तो जीतन राम मांझी की भूमिका वाकई महत्वपूर्ण हो सकती थी। निश्चित तौर पर तो वो बात अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कह रहे थे। और देखिए कोई झुनझुना बजाने तो हम आए नहीं हैं। कोई भी पार्टी हो अपने कार्यकर्ताओं को अगर वो बुस्ट नहीं करेगा, अपने जनता से, अपने समर्थकों से जाकर मिलेगा नहीं, कार्यक्रम नहीं करेगा, उससे बात नहीं करेगा, उससे ताकत नहीं मांगेगा, तब फिर हम कोई ऐसा तो आए नहीं है कि भाई हम राजनीति में हैं, गठबंधन में हैं और हम बगैर सीटों के, बगैर विधायक बने, बगैर सांसद बने हम राजनीति करेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी, जनता के बीच में भी, और ये सबको पता है कि जिस जोन में बैठक हो रही थी वो जो मगध का इलाका है या संपूर्ण बिहार में जो जीतन राम मांझी जी की हैसियत है और जो कद है, उस कद के कम नेता है बिहार में। एक दो नेताओं को छोड़ दीजिए तो बिहार में किसी की हैसियत जीतन राम मांझी जी के सामने नहीं है। श्याम सुंदर जी, मैं लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा, संदर्भ में वो बात मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि अभी जो बयान आया, मुझे लगता है जो नीरज जी ने दिया, पता नहीं उनका भी आशय कह देंगे कुछ और था, लेकिन उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी जी ने खुद स्वीकारा कि मेरा सामर्थ्य नहीं था दिल्ली में चुनाव लड़ने का। मुझे लगता है कि ये गलत है। ये कह देना कि नहीं, नीरज जी आपने भी कहा कि वो समर्थवान नहीं थे, ये उन्होंने खुद स्वीकार किया है। ये आपने कैसे बोल दिया? नहीं, आपने कहा कि जीतन राम मांझी ने अपने बयान में खुद स्वीकारा है कि हम समर्थवान नहीं थे वहां चुनाव लड़ने के लिए। ये कैसे आपने बोल दिया कि जीतन राम मांझी सामर्थ्य नहीं था दिल्ली में चुनाव लड़ने का? नहीं, यही देखिए शब्दों के उलटफेर से बातों का संदर्भ बदल जाता है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं ना कि ये शब्दों के उलटफेर से सामर्थ्य शब्द गलत है। जीतन राम मांझी, हमने कहा, हमारे नेता ने कहा, या हम भी आज भी कह रहे हैं कि हमको टिकट मिला कि नहीं मिला, लेकिन हमारा मोटो है सबसे पहले कि एनडीए इंटैक्ट रहे, एनडीए मजबूत रहे। दिल्ली में जो नीलाभ जी छोटा सा केजरीवाल जी उनको हराना, लेकिन अगर हमको टिकट मिलता या नीलाभ जी की आवाज दीजिए, नीलाभ जी की आवाज दीजिए फटाफट। नीलाभ जी छोटा सा रिएक्शन जी। शेख जी, इस देश की सबसे बड़ी झूठा पार्टी बीजेपी का क्या चाल चरित्र है अभी आपने सुन लिया कि उन्होंने अपने अलायंस पार्टनर की हैसियत उन्होंने बता दी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो गोडसेवादी लोग हैं कभी भी अंबेडकरवादी लोगों के नेतृत्व को आगे बढ़ते नहीं देना चाहते हैं। और ये सच्चाई अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने खुद से कबूल किया कि उनकी मांझी जी की हैसियत नहीं थी वहां पे लड़ने की। ठीक है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? चलिए एजाज जी छोटा सा रिएक्शन। एजाज जी बहुत छोटा रिएक्शन। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो दलित है, शोषित है, वंचित है, उसके प्रति इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है और जो इन वर्ग के नेतृत्व करता है उनको सामर्थ्यवान नहीं मानती है। तभी तो हम पार्टी के प्रवक्ता के बगल में बैठ करके वो इतना डेयर किए
कि उन्होंने कह दिया कि जीतन राम मांझी सामर्थ्यवान नहीं थे। इसका मतलब है कि समाज को अपमानित होते हुए और समाज के लोगों को अपमानित करते हुए जीतन राम मांझी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को पुख्ता यकीन हो चुका है। और उसको ये बात की समझ है कि चाहे जितना भी हम दूर करने का प्रयास करें, जीतन राम मांझी सत्ता के लिए और स्वार्थ के लिए डॉक्टर संजय कंक्लूड करना है। डॉक्टर संजय, लालू जी की चिंता करिए एजाज साहब, इनको बंद करवा दिया आप लोगों ने तेजस्वी यादव से, सारे अधिकार छीन लिए गए कि जीतन राम मांझी का नेतृत्व कहां है। ठीक है चलिए, मैं डॉक्टर संजय की आवाज दीजिए, सिर्फ डॉक्टर संजय की। डॉक्टर संजय ठीक है, नीरज जी प्लीज, डॉक्टर संजय कंक्लूड करिए जी। डॉक्टर संजय, ये मुझे लगता है कि शायद ये सवाल मैं फिर कह रहा हूं कि ये श्याम सुंदर जी की या पार्टी का उनका या श्याम सुंदर जी का बड़प्पन हो सकता है कि वो कह सकते हैं कि हम किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो सच है कि अंदर खाने भाई गठबंधन में सहयोगियों में ही तो सीट बंटवारा होता है, उसमें विपक्ष तो आता नहीं है। तो सीट बंटवारे में बाकी दलों को मिलना, जीतन राम मांझी की पार्टी को नहीं मिलना जरूर एक सवाल होगा, और मुझे लगता है कि वो वाजिब सवाल है। बिल्कुल नहीं, वाजिब सवाल तो है ही। झारखंड में देख लीजिए, दलित जो आरक्षित सीटें हैं वो देख लीजिए कि शेड्यूल कास्ट के लिए कितने सीटें रिजर्व है, दिल्ली में शेड्यूल कास्ट के लिए कितने सीटें रिजर्व है। अगर मांझी जी एक दलित के बड़े चेहरा हैं, बिहार में उनकी स्वीकारिता है, तो झारखंड में उनकी हिस्सेदारी अगर नहीं मिली, दिल्ली में अगर उनको कोई जगह नहीं दी गई, तो वो उनकी पीड़ा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये उनका दर्द है, उनकी पीड़ा है। और उन्होंने साफ कहा, वो औकात कहिए या सामर्थ्यवान कहिए, शब्द जो कह लीजिए, वो वही कहना चाहते थे कि ठीक है, अगर हमारी वहां औकात नहीं थी, हमें टिकट नहीं भी दिया गया, कोई बात नहीं है, बिहार में तो हम अपनी क्षमता दिखाएंगे। लेकिन मैं एक स्पष्ट कर, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी औकात नहीं थी, उन्होंने कहा कि हमारी औकात को वहां नहीं समझा गया, तो बिहार में हम अपनी औकात दिखाएं। ठीक है, तो ये मतलब कहने का मतलब वो मानते हैं कि दिल्ली और झारखंड में भी मेरी हैसियत थी, वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि थी, जिसको बीजेपी कह रही है कि वो मान रहे हैं कि नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरी हैसियत थी, कमतर आंका गया, लेकिन बिहार में हम दिखाएंगे। नहीं, संख्या तो है ही ना। अगर झारखंड में भी जो शेड्यूल कास्ट का जो पॉपुलेशन है, या दिल्ली में भी जो शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है, उसमें उनकी हैसियत तो है ही। इस सच्चाई को कौन स्वीकार नहीं करेगा। और उन्होंने इसी बात को तो कहा कि आखिर चिराग पासवान को क्यों जगह दे दी गई। क्या चिराग पासवान जी भी दलित के बड़े चेहरा हैं, जीतन राम मांझी जी नहीं है? तो अगर उनको नहीं दी गई तो अपने समाज के लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आपकी ताकत है तो वो ताकत बिहार में दिखनी चाहिए, और वो ताकत जब आप दिखाएंगे तभी आपको महत्व मिलेगा या महत्व दिया जाएगा। मैं इसको इस रूप में मानता हूं, गठबंधन में जुड़ने, गठबंधन से हटने से ज्यादा महत्व है कि वो अपनी पीड़ा, अपने दर्द को बता रहे थे। बिल्कुल आपने सही कहा कि उनकी क्षमता, उनकी ताकत रहने के बाद भी सीटों में हिस्सेदारी नहीं दी गई, इसको लेकर के उनकी पीड़ा, उनका दर्द साफ झलक रहा था। इसमें कोई बहुत ये की बात नहीं है। ठीक है, उन्होंने कोई लाचारगी में नहीं बोली, लेकिन वो अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने लोगों को उन्होंने, जीतन राम मांझी की हैसियत इतनी छोटी नहीं है कि वो लाचार, बेबस हो जाएं या पीड़ित हो जाएं कि कोई उन्हें टॉर्चर कर रहा है या प्रताड़ित कर रहा है। जीतन राम मांझी ने खुलकर अपनी बात कही। एनडीए में सभी घटक दलों का बराबर। नहीं, ठीक है भाई, आप गठबंधन में रहिए ना नीरज जी, कौन मना कर रहा है? गठबंधन में रहे, हम कहा कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जा रहे हैं, लेकिन बयान स्पष्ट है, इसमें कहीं इफ बट नहीं है कि बयान में वो साफ बता रहे हैं कि हाँ गलत हुआ है, ये स्पष्ट है। डॉक्टर संजय, बस हाँ ना में, यही उनका बयान का मतलब है ना कि हाँ गलत हुआ है, वो स्पष्ट मैसेज। नहीं, वो एकदम कह रहे हैं कि हमारी ताकत थी वहां, हमारे लोग वहां थे, लेकिन हमें सीट नहीं दी गई। बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहां कोई दो मत कंफ्यूजन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब वो चुनाव में तो हम नहीं गए, लेकिन बिहार के चुनाव में तो आप अपनी ताकत दिखाइए। बिल्कुल, अब बीजेपी और जेडीयू बिहार के चुनाव में समझे कि हाँ जीतन राम मांझी के साथ किस तरीके से गठबंधन कर रहा है, क्योंकि उन्होंने मैसेज क्लियर दे दिया है कि बिहार में हम अपनी हैसियत दिखाएंगे। जी जी, तरीके से गठबंधन निभाएगी बीजेपी। श्याम सुंदर जी, एक मिनट, श्याम सुंदर जी समय लिए 10 सेकंड में। जी हाँ,
तमाम बातों के बाद एक बात कह देना चाहता हूं जी। कि देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांसीराम के बाद सबसे बड़ा दलित चेहरा आज तक अगर भारत में कोई हुआ है तो जीतन राम मांझी हैं। और वर्तमान समय में पूरे भारत में इनके कद का कोई दलित चेहरा नहीं है। जीतन राम मांझी न केवल झारखंड, दिल्ली, बिहार बल्कि देश के किसी कोने में खड़े हो जाते हैं और चले जाते हैं तो आप उसका नजारा देखते हैं। बिल्कुल ठीक। जीतन राम मांझी जी पर कोई उंगली उठा दे या कोई आंखें दिखा दे, ऐसी ताकत अभी भारत में नहीं है। जीतन राम मांझी ठीक है, क्या चीज है? ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बात बेबाक में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।